दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी स्टोरी है, बहुत शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन आपको सुनकर बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी के अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन भी पता चलेगी, और जो इसका जो ग्रामर का पार्ट है हम उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द फार्मर्स इंटेलिजेंस। देखिए एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, और इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमानी। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? किसान की बुद्धिमानी। तो दोस्तों ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once a merchant came to the village for trade। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो आज की हमारी स्टोरी है पास्ट इंडेफिनिट में है, और जो ज़्यादातर जो स्टोरीज़ होती हैं वो पास्ट इंडेफिनिट में ही होती हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में यदि हम कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के वाक्य हैं जहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। तो आप सेकंड फॉर्म कई सारी सीखेंगे। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस एक बार, अ मर्चेंट एक व्यापारी, केम दोस्तों ये कम की सेकंड फॉर्म है, केम आया, टू द विलेज गांव आया, फॉर ट्रेड व्यापार के लिए। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? वंस अ मर्चेंट केम टू द विलेज फॉर ट्रेड, मतलब कि एक बार एक व्यापारी गांव आया व्यापार के लिए। ऑन हिज वे मतलब कि उसके रास्ते पर, ही मैट अ फार्मर। दोस्तों ये जो वर्ड है MET, इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है मैट, और ये मीट की सेकंड फॉर्म है जिसका मतलब होता है मिलना। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ऑन हिज वे मतलब अपने रास्ते पर, ही मैट अ फार्मर वो एक किसान से मिला। ही आस्ड, आस्ड मतलब होता है पूछना, ही आस्ड उसने पूछा, द वे रास्ता, टू एन इन मतलब कि टू एन इन मतलब एक सराय का। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? ही आस्ड द वे टू एन इन, उसने एक इन का रास्ता पूछा। और दोस्तों इन का मतलब होता है सराय, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया एन। तो जब भी आप किसी ऐसे नाउन का यूज़ करते हैं जिसके शुरुआत में कोई भी वाउल साउंड आता है AEIOU, तो वहाँ पर हमें ए नहीं लगाना होता है, वहाँ पर हमें एन का यूज़ करना होता है जो कि एक प्रीपोजिशन है। तो क्या मतलब हुआ? और इन का मतलब होता है सराय। आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, INN इन मतलब सराय। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? ही आस्क्ड द वे टू एन इन मतलब उसने पूछा, क्या पूछा? ही आस्क्ड द वे उसने रास्ता पूछा, टू एन इन उसने एक सराय का रास्ता पूछा। द फार्मर टोल्ड हिम द वे, ये टेल की सेकंड फॉर्म है टोल्ड, जिसका मतलब होता है बताना। द फार्मर टोल्ड हिम, और हिम मतलब उसे, और ये जो हिम है वो व्यापारी के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो क्या मतलब हुआ? द फार्मर टोल्ड हिम, किसान ने उसे बताया, द वे रास्ता, टू द इन, टू द इन मतलब कि सराय का, एंड वेंट, और ये गो की सेकंड फॉर्म है, एंड वेंट और चला गया, ऑन हिज वे अपने रास्ते पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द फार्मर टोल्ड हिम द वे टू द इन, मतलब किसान ने उसे सराय का रास्ता बताया, एंड वेंट ऑन हिज वे और वो अपने रास्ते पर चला गया। चलिए आगे देखिए आगे क्या होता है। द मर्चेंट चेक्ड इन टू द इन। देखिए जो वर्ड है चेक इन टू, जब भी हम किसी सराय वगैरह में या फिर किसी भी तरह की होटल में कोई व्यक्ति रुकता है तो उसके लिए चेक इन का प्रयोग किया जाता है, और ये चेक इन उसकी सेकंड फॉर्म है। तो क्या मतलब हुआ? द मर्चेंट चेक्ड इन टू द इन मतलब कि जो व्यापारी था वो इन में उसने चेक इन किया, मतलब तो क्या मतलब हुआ? द मर्चेंट चेक्ड इन टू द इन, जो व्यापारी था वो सराय में रुक गया। ही टाइड हिज हॉर्स, ये टाई की सेकंड फॉर्म है टाइड, इसका मतलब होता है बांधना, और ये सेकंड फॉर्म है टाइड। ही टाइड उसने बांध दिया, हिज हॉर्स अपने घोड़े को, इन द इन्स स्टेबल। देखिए यहाँ पर INN इन के बाद एपेस्ट्रोफी एस है, और एपेस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का के की, और स्टेबल का मतलब होता है अस्तबल जहाँ पर घोड़े वगैरह को रखा जाता है। तो क्या मतलब हुआ? ही
टाइड हिज हॉर्स इन द इन्स स्टेबल, मतलब उसने अपने घोड़े को बांध दिया इन द इन्स स्टेबल, मतलब कि सराय के अस्तबल में। एंड वेंट टू स्लीप, और सोने चला गया। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यहाँ पर दो वर्ब का प्रयोग किया गया है। वेंट ये गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, और उसके बाद टू के बाद स्लीप लगाया गया। स्लीप मतलब सोना। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर दो वर्बों का प्रयोग किया जाता है, तो जो उसकी प्राइमरी वर्ब है वो तो आप सेंटेंस के हिसाब से ही लगाओगे, टेंस के हिसाब से, लेकिन जो उसकी दूसरी वर्ब होगी तो उसके लिए सबसे पहले आपको टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहाँ पर दो या तीन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो पहली वर्ब के बाद जब भी आप दूसरी या तीसरी वर्ब लगाएंगे उससे पहले आपको टू लगाना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है। चलिए इस सेंटेंस को एक बार दोबारा से अच्छे से समझ लेते हैं। ही टाइड हिज हॉर्स इन द इन्स स्टेबल एंड वेंट टू स्लीप, मतलब कि उसने अपने घोड़े को सराय के अस्तबल में बांध दिया और सोने चला गया। चलिए आगे देखिए। इन द मॉर्निंग, मतलब कि सुबह में। द इन कीपर का मतलब होता है सराय का रखवाला। जो सराय का रखवाला है उसे इन कीपर कहा जाता है। जो सराय का रखवाला था क्लेम्ड, और ये क्लेम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है CLAIM, क्लेम। ED लगने के बाद ये थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया है। ज़्यादातर शब्दों में ED लगने के बाद वो सेकंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है, और यहाँ पर इसको सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग किया गया। तो क्या मतलब हुआ? इन द मॉर्निंग मतलब सुबह में। द इन कीपर क्लेम्ड, मतलब कि जो इन कीपर था, जो इनका सराय का रखवाला था, क्लेम्ड उसने दावा किया। दिस इज़ माई हॉर्स, ये मेरा घोड़ा है। माई स्टेबल गेव बर्थ टू दिस हॉर्स, क्या मतलब हुआ? ये गिव की सेकंड फॉर्म में गेव, क्या मतलब हुआ? माई स्टेबल मतलब जो मेरा अस्तबल है, गेव उसने दिया, बर्थ जन्म दिया, टू दिस हॉर्स इस घोड़े को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? माई स्टेबल गेव बर्थ टू दिस हॉर्स, मतलब कि मेरे अस्तबल ने इस घोड़े को जन्म दिया। और दोस्तों यहाँ पर आप इस चित्र को देख सकते हैं, इस सीन को, कि यहाँ पर वो व्यापारी है, यहाँ पर वो इनकीपर है, और ये आपस में सब बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये अस्तबल है इस सराय का। चलिए आगे देखते हैं। द मर्चेंट वॉज शॉक्ड टू हियर सच आ लाई, क्या मतलब वो? देखिए ये जो वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी आप कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर पास्ट में किसी भी नाउन या एडजेक्टिव को लेके आप कोई वाक्य बनाते हैं जहाँ पर किसी भी तरह की वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसे सिंपल पास्ट कहते हैं। और सिंपल पास्ट में वॉज या वर्ब का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वहाँ वॉज आता है। तो ये सब्जेक्ट है द मर्चेंट, और मर्चेंट सिंगुलर है तो इसके लिए वॉज का प्रयोग किया गया है। तो क्या मतलब हुआ? द मर्चेंट वॉज शॉक्ड, व्यापारी हैरान था, टू हियर सुन के, सच ए लाई ऐसा झूठ। तो इस पूरी लाइन का मतलब समझ लीजिए। द मर्चेंट वॉज शॉक्ड टू हियर सच ए लाई, मतलब कि व्यापारी हैरान था इस झूठ को सुनकर, ऐसे झूठ को सुनकर। और हियर का मतलब होता है सुनना। और दोस्तों ये जो वर्ड लाई ये एक नाउन भी है, वर्ब भी है। लाई का मतलब होता है झूठ, तो इसे नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। बोथ ऑफ देम हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, मतलब क्या हुआ कि उन दोनों के बीच में एक ज़ोरदार बहस हुई। आर्गूमेंट का मतलब बहस। बोथ ऑफ देम हैड अ स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट, मतलब उन दोनों के बीच में एक ज़ोरदार बहस हुई। दे वेंट टू द कोर्ट ऑफ लॉ फॉर जस्टिस, क्या मतलब हुआ? दे, देखिए ये जो दे है ये एक प्लूरल नाउन है। जब सब्जेक्ट के रूप में एक से अधिक व्यक्ति होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है वे या वे लोग, और इसका मतलब है कि वहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति हैं। तो क्या, और ये जो है दो के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो इसलिए दे का प्रयोग किया गया है। दे मतलब वे, दे वेंट वे गए, टू द कोर्ट अदालत, ऑफ लॉ मतलब कानून की अदालत गए, फॉर जस्टिस न्याय के लिए। जस्टिस का मतलब होता है न्याय या फिर इंसाफ। द मर्चेंट कॉल्ड द फार्मर, कॉल की ये सेकंड फॉर्म में कॉल्ड, मतलब इसका मतलब होता है बुलाना। द मर्चेंट व्यापारी ने, कॉल्ड मतलब कि बुलाया, द फार्मर किसान को। तो क्या मतलब हुआ? व्यापारी ने किसान को बुलाया। एज विटनेस मतलब कि गवाह के तौर पर। एज का मतलब होता है तौर पर, एज विटनेस मतलब गवाह के तौर पर। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? द मर्चेंट कॉल्ड द फार्मर एज विटनेस, मतलब कि व्यापारी ने किसान को बुलाया गवाह के रूप में। फॉर हिज आइडेंटिफिकेशन, अपनी
पहचान के लिए। आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान या फिर शिनाख्त, जिसे आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है, जो कि एक नाउन है। दोस्तों ये जो शब्द है आइडेंटिफिकेशन, ये एक नाउन है, आप इसे नोट कर सकते हैं, जिसका मतलब होता है शिनाख्त या फिर पहचान। चलिए आगे देखिए, द फार्मर केम लेट, ये कम की सेकंड फॉर्म में केम मतलब, और लेट का मतलब देरी से। क्या मतलब हुआ, द फार्मर केम लेट, किसान देरी से आया, एंड सेड, और कहा, सर श्रीमान, आई एम लेट, मतलब कि मतलब कि मुझे देर हो गई, या कह सकते हैं मैं देरी से हूँ। बिकॉज, क्योंकि, आई वॉज सोइंग, सो का मतलब होता है बोना। और दोस्तों ये जो वाक्य आप देख रहे हैं वॉज के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है। जब भी पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वॉज वर्ग के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो जब भी ऐसा कोई आप वाक्य देखें जहाँ पर फोर्थ फॉर्म है और साथ में वॉज वर्ग है, इसका मतलब ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है, जिसकी टेल पर हमेशा रहा था, रही थी, रहे थे होगा। तो क्या मतलब हुआ, आई वॉज सोइंग, मैं बो रहा था, बॉइल्ड व्हीट, उबले हुए गेहूँ, इन माई फील्ड्स, अपने खेतों में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, आई वॉज सोइंग बॉइल्ड व्हीट इन माई फील्ड्स, मतलब कि मैं अपने खेतों में उबले हुए गेहूँ बो रहा था। इस वर्ड को आप नोट कर सकते हैं, सो मतलब बोना, SOW और ING लगने के बाद ये फोर्थ फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, बो रहा था। चलिए आगे देखिए, द जज लाफ्ड, जो जज थे मतलब जो जज का मतलब होता है न्यायाधीश, जो न्यायाधीश थे, लाफ्ड वो हंसे। हाउ कैन बॉइल्ड व्हीट बेयर एनी ग्रेन, क्या मतलब हुआ कि हाउ कैसे, हाउ कैन बॉइल्ड, बॉइल्ड मतलब उबले हुए, व्हीट गेहूँ, बेयर जन्म मतलब जन्म दे सकते हैं, एनी ग्रेन किसी भी अनाज को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द जज लाफ्ड मतलब कि जो न्यायाधीश थे वो हंसे, और उन्होंने क्या कहा, हाउ कैन बॉइल्ड व्हीट बेयर एनी ग्रेन, मतलब कि उबले हुए गेहूँ वो कैसे बियर कर सकते हैं, मतलब कि फल दे सकते हैं, किसका, एनी ग्रेन मतलब किसी भी अनाज को वो जन्म दे सकते हैं, या कह सकते हैं वो उन पे कैसे भी फल आ सकता है। इफ़ आ स्टेबल कैन गिव बर्थ टू अ हॉर्स देन एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, क्या मतलब हुआ, इफ़ अ स्टेबल कि यदि कोई स्टेबल मतलब कि अस्तबल, कैन गिव बर्थ जन्म दे सकता है, टू अ हॉर्स एक घोड़े को, देन फिर, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल मतलब सब कुछ संभव है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि यदि एक अस्तबल जन्म दे सकता है घोड़े को, तो सब कुछ, एवरीथिंग में सब कुछ क्या है, संभव है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या होता है, द जज अंडरस्टूड, और ये अंडरस्टैंड की सेकेंड फॉर्म है, जो जज थे, जो मतलब कि जो न्यायाधीश थे, अंडरस्टूड वो समझ गए, द ट्रुथ मतलब वो सच को समझ गए, एंड पनिश्ड, और ये सेकंड फॉर्म है पनिश की, PUNISH, पनिश फर्स्ट फॉर्म है, ED लगाने के बाद ये सेकंड फॉर्म है, पनिश्ड मतलब दंड देना। तो क्या मतलब हुआ, एंड पनिश्ड, और उन्होंने दंड दिया, द इन कीपर मतलब कि सराय के रखवाले को। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, द जज अंडरस्टूड द ट्रूथ एंड पनिश्ड द इन कीपर, मतलब कि जो न्यायाधीश थे वो सच को समझ गए, और उन्होंने जो इन कीपर था मतलब कि जो सराय का रखवाला था उसको उन्होंने दंडित किया, उसको दंड दिया। तो दोस्तों इस तरह से छोटी स्टोरी थी, और आपने देखा कि जो किसान था उसने अपनी मतलब कह सकते हैं बुद्धिमानी से उस मर्चेंट को, उस व्यापारी को इंसाफ दिलवा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और मैंने पूरी कोशिश की आपको हर वर्ड की मीनिंग बताने की। यदि आपको मेरा प्रयास भी अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं यदि आपका कोई सुझाव हो। सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।